हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैप्टर 1 एंड जो हमने पहले पार्ट 1 में किया था, नाउ दिस इज द पार्ट 2 ऑफ सेम चैप्टर 1। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इसके एडवांटेजेस। I mean, there's no advantages nowadays. So there's a disadvantage of traditional cost management and the strategic cost management फिर हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है बेसिक वो पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। एंड वी हैव एनालाइज द वैल्यू चेन एनालिसिस, हमने ये भी पढ़ा था। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में प्रोसेसेस हम अंडरस्टैंड करते थे, तो पहले इंटरनल प्रोसेस एंड देन एक्सटर्नल प्रोसेस। तो हमारा इंटरनल प्रोसेस तो हो गया था कि वैल्यू चैनल में हम इंटरनल प्रोसेस में क्या क्या देखते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ये वाले हमारे हो गए इंटरनल फैक्टर्स, राइट। एंड सपोर्ट एक्टिविटीज में प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे इंटरनल एनालाइज हो गए। सेकंड थिंग, हम जब एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो हम क्या क्या देखते हैं। तो देयर आर थ्री वेज वेयर वी कैन एनालाइज द कंपनीज प्रोसेसेस आउटसाइड ऑल्सो, क्योंकि जब हम कोई कंपनी की चीजों को एनालाइज करते हैं तो सिर्फ इंटरनली हम एक्सटर्नल पार्ट को भी देखते हैं। So here the first, the following three are generally accepted strategic framework for value chain analysis. Porter's five forces analysis and industry structure analysis. First way is that, so जब भी आपको Porter's five forces analysis पूछा, industry structure analysis पूछा, आपको same चीज लिखनी है. So don't get confused between the industry structure analysis and Porter's five forces analysis. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, an industry might not yield high profit just because the industry is large or growing. The five forces suggested by the Porters play an important role in determining profit potential of the firms and industry. इफ आई एम गोइंग फास्ट, बिकॉज क्या होता है, आप वैसे भी डबल एक्स करके देखोगे तो बेटर है कि वी हैव वन। और ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ना, वो सिर्फ मैंने इंस्टीट्यूट के नोट से ही बना के लिखा है। देयर इज नथिंग माय ओन लैंग्वेज, लाइक मैंने सिर्फ थोड़ा कट शॉर्ट करके किया हुआ है। आई होप यू जस्ट रिफर ऑल्सो, यू कैन रिफर द इंस्टीट्यूट मैट ऑल्सो, यू विल फाइंड ऑल द सेम वर्डिंग्स ऑल्सो, देयर इज नथिंग माय ओन वर्डिंग इन दैट. So factors which influence profitability are bargaining power of buyers. So अब bargaining powers of buyers में क्या बोल रहा है, the bargaining power of buyers generally determines ability of buyer to push the price down. This happens when the volume purchased by the buyers is very high. A higher bargaining power result in lower profitability. Large companies have high bargaining power when they buy from small suppliers. Okay. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में कैसे होता है, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल होती है तो बट ऑब्वियस है कि बार्गेनिंग पावर बायर्स के पास हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि जहाँ पर बायर्स बहुत बड़ा है, जिसको बहुत बड़ा ऑर्डर देना है, राइट, किसी को, तो सप्लायर्स उस सामने क्या करते हैं, अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वी कैन से कि देयर इज अ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड नॉट सेलर्स। तो जहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स होगा वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। सो हमको ये भी समझना चाहिए एज अ हमारा प्रोडक्ट कैसा है, वहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है। तो विल अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. The bargaining power of suppliers is relatively higher when there are few suppliers of the input. The profitability of companies can increase if the suppliers have higher bargaining power. Okay. So क्या बोल रहा है यहाँ पे, the bargaining power of suppliers is relatively higher when there are few suppliers ऑफ इनपुट. बट ऑब्वियसली अगर बहुत कम सप्लायर्स है तो बायर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, और इफ बायर्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो जो कंपनी डिमांड करेगी वो ही बायर्स को देना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, वी डोंट हैव मच ऑप्शंस, राइट. तो वहाँ पे there are few suppliers and that's why we are getting the rates are increased nowadays and we are paying high much rates, you know. So this is called the bargaining power of suppliers. Now the third one is threat of substitute product or services. अभी कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या वो प्रोडक्ट का. व्हेन मल्टीपल एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कस्टमर्स आर लाइकली टू स्विच सप्लायर इजीली. व्हेन फ्यू सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट फॉर अ प्रोडक्ट, consumers are willing to pay potential high price. A company should strive to build its brand and customer loyalty to thwart the threat of substitutes. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि अगर हमारे ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसका इजीली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, राइट, तो बट वजह कि कंज्यूमर कैन शिफ्ट टू अनदर सप्लायर. सो इन दैट वे हम लोग को ये भी, तो जब भी हम थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हमारे कंपनीज का या हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो बायर कैन मूव टू द डिफरेंट सप्लायर. और जब अगर सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है तो वी हैव अ मोर बार्गेनिंग पावर एज अ सप्लायर एंड वी कैन चार्ज आवर प्रोडक्ट द वे वी वांट. सो ये सब चीजें हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स में समझना चाहिए. द फोर्थ वन इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स.
देखो जैसे यूट्यूब पे हम वहां पे ज्यादा कुछ लीगल चीजें नहीं है, तो 10 लोग एंटर हो सकते हैं इजीली। तो जो बेस्ट होगा वो आउट परफॉर्म करेगा, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस यहाँ पे कम है। और अगर अगर मेरे को कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी करनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पे कैसे होता है, हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, सबके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, राइट। सो वहां पे न्यू एंट्रेंस का क्या थ्रेट कम होता है, और यूट्यूब पे न्यू एंट्रेंस का थ्रेट एवरीडे रहता है कि कल कौन सा न्यू यूट्यूबर बन के आ जाएगा। और दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, एक चाय वाला है, छोटा सा गाला लेके बैठा है, उसको पता है कि आने वाले टाइम पे 10 लोग छोटे छोटे लेके स्टॉल बैठ सकते हैं, तो वहां पे न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा होता है उतना नो कंपनी के प्रोडक्ट को कभी भी इफेक्ट कर सकता है, तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस largely depends on the barrier to entry and perceived profitability in industry. Sorry, if an industry is profitable and the barrier to entry are low, new firm could enter the industry, leading to excess supplies and reduced prices. अगर barrier to entry are very low, then new firm could enter the industry, leading to excess supplies and reduced prices. Some example of barrier to entry are intensive capital requirement, technology, legal factors, limited access to raw material and the labor, etc. सी जब हम ये सब लिखते हैं ना, हम एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं एग्जाम्स में, पर जब आप ये सारी चीजें लिखोगे ना, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमको कंसीडर करना चाहिए वाइल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, तो पूरा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलता। आई एम टेलिंग यू दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। And the last one is intensity of competition. Intensity of competition. The intensity of competition is higher when firms are more or less equal size. मतलब जब बहुत सारी फर्म्स है सेम प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा। एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री, मतलब सप्लाईज आर मोर देन डिमांड्स, तो भी वहां पे कंपटीशन ज्यादा है। डिफिकल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड द प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स है जहाँ पे कंपटीशन लेवल हाई होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम हमारा देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स लाइक सिमिलर टू द अदर इंडस्ट्री है, और सम डिफरेंट, वी आर सेलिंग सम डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक आईफोन्स, दे आर सेलिंग प्रीमियम प्रोडक्ट एंड दे आर चार्जिंग फॉर द प्रीमियम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी एनालाइज करनी चाहिए व्हाइल डूइंग द वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस हम पहले इंटरनल फैक्टर्स का करते हैं, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम पहले 5 चीजें देखा है। पोर्टर्स का 5 रूल्स, पोर्टर्स का 5 रूल्स क्या बोलता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड फिर क्या बोलता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। तो ये सारी चीजें 5 पोर्टर्स के रूप से पहले हम एनालाइज करने पड़ते हैं। देन सेकंड इज कोर कॉम्पिटेंस एनालाइज। कोर कॉम्पिटेंस इज अ डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और टेक्नोलॉजिकल know-how that creates distinctive customer value. The core competencies of Google is its capacity, its capability to deliver excellent search result, which could not be limited by its competitors. Sorry, which could not be imitated by its competitors, right? Google इतने सारे search engine है, but we always search on a Google. Why? Because it gives a maximum result with the quick, in the quick time. So that's why हमारे पास कुछ USP होनी चाहिए to sell our product. और अगर यूएसपी नहीं है, तो हमें मार्केट में जो वैल्यू में लोग दे रहे हैं उससे हमें कम दाम में देना पड़ेगा, देन वी कैन गो फॉर द लीडरशिप, राइट। और हम कम इसमें कम दे सकेंगे जो हमारा प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा होगा, हमारे पास मशीन्स है, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तभी हम कम लेवल पे दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें वो स्टार्टिंग वाले जो इंटरनल फैक्टर्स है उसके लिए हमें उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारा चीज है जो हमें स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना पड़ेगा, नॉट दी सिर्फ ट्रेडिशनल कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट में जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन के बारे में सोचते थे। मार्केटिंग जब ह्यूज मार्केट, एंड मार्केट में घुसने के बाद हमें बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। सो दिस इज द सेकंड वन, कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस एंड द सेगमेंट एनालिसिस। लेट्स से अगर एज अ मोटर बाइक में 4 सेगमेंट में हूँ, तो विच सेगमेंट गिव्स मी मोर प्रॉफिट, ये सारी चीजें भी एनालाइज करनी पड़ती है। अ सिंगल इंडस्ट्री might be a collection of different market segments. Motor vehicles industry, for example, can be seen as a composite of tire, glass, battery, metal, etc. Not all firms in an industry participate in all the segments, right? So value chain analysis में 2 पार्ट है। फर्स्ट उसका इंटरनल परफॉर्मेंस, एंड द सेकंड थिंग इज लाइक हमारा कोर कॉम्पिटेंसी, सेगमेंट एनालाइसिस एंड पोर्टर्स 5 मॉडल्स। तो जब भी वैल्यू एनालाइज आएगा तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। जब भी आपको एग्जाम्स में कोई केस स्टडीज आएगी तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। कोई कोई प्रोडक्ट के बेस्ड पे आ गया या कोई कंपनी के बेस्ड पे आ गया, तो यू कैन इजीली राइट दिस थिंग इफ यू थॉरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड पॉइंटर्स। एंड उसके अंदर देखो हम बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली तो रट्टाफाई नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन सम पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। So next one is superior performance and competitive advantage. Now, the ultimate objective of the profit-making company is to achieve superior performance in the comparison to other competitors, right?
सो अगर क्या होगा, एक प्रॉफिट मेकिंग है हमारे पास, लेकिन तो हमारे दूसरा क्या दिमाग में चलेगा कि हम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे हमारे कंज्यूमर्स को और हमारे कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स. So company which attains superior performance gets a definitive competitive advantages. In order to attain superior performance and attain competitive advantages, a firm must have distinct competences. Distinctive competences can take any of the following टू फॉर्म्स, राइट. अगर हमने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया, सपोज हमारे इंटरनल एनालाइज में हमने देखा कि यार ये प्रोडक्शन कुछ काम का नहीं है, इसको नॉन वैल्यू एडेड को हमने हटा के कॉस्ट पे बहुत सारा काम करके हमने कॉस्ट मिनिमल कर दी कंपेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स वो काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने वैल्यू चेन एनालिसिस करके हमने वो सारा काम किया और हमने कॉस्ट रिडक्शन कर दिया. तो ऑफकोर्स हम जहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन आ जाएगा तो हम आपको लीडर्स बन सकेंगे. सेकंड थिंग, हमने बहुत कुछ R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मार के हमारे प्रोडक्ट को एकदम यूनिक बना दिया. ऐसे कुछ हम सेल कर रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं, एटलीस्ट एट प्रेजेंट नहीं अवेलेबल. हम वी आर सेलिंग समथिंग डिफरेंट, देन आल्सो वी हैव अ USP. तो डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. इट ऑकर्स व्हेन कस्टमर्स परसीव दैट बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग इज ऑफ हायर क्वालिटी, इन्वॉल्व्स फीवर रिस्क एंड आउटपरफॉर्म्स प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स. A differentiation advantage can be achieved by the adopting the following techniques. कैसे हम differentiation कर सकते हैं? Superior quality, super innovation and super customer responsiveness. तो customer को जैसा चाहिए हम वैसा बना रहे हैं, कुछ अलग innovation और quality भी maintained है, right? So and second thing हम कैसे कर सकते हैं? Superior performance and competitive advantage, low cost and advantage. कस्टमर को हम दुनिया में जितने रेट्स में मिल रहा है उससे हम कम रेट में देके विद स्टैंडर्ड क्वालिटी तो भी हम कॉस्ट लो कॉस्ट एडवांटेज पा सकते हैं. अ फर्म एंजॉयज अ रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट आर लोअर देन दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स. Sorry. The relative cost advantage enables a business to do one of the following: charge a lower price than its competitors for its product or service in order to get market share and still maintain the current profitability. Match with the price of the competing products or services and increase its profitability, right? एक तो कम भाव में दो या कम से कम सेम भाव में दो, राइट? तो ओनली वी कैन डू समथिंग बेटर. अगर आप सेम भाव में दे रहे हो तो मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट कुछ तो अलग हो, राइट? So yeah, that's one. And the last one is the value shop model or service value chain. Value chain analysis हमने पढ़ा, वो mostly product के बेस पे. वैल्यू शॉप मॉडल मोस्टली सर्विस फैक्टर पे यूज होता है, सर्विस सेक्टर पे यूज होता है. So let's start with this. This concept aims to serve companies from service sector. In value shop principle, no value addition take place. It only deals with the problems, figure out the main area, requires its services, and finally comes with the solution. This approach is designed to solve customer problems rather than creating value by producing output from an input of raw materials. This approach is designed to solve customers problem. कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स है, मतलब सर्विसेज के पार्ट में आता है कि कस्टमर्स क्या प्रॉब्लम है वो सब रिजॉल्व करना है. यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन और कोई प्रोसेस एनालाइज नहीं होता है, ठीक है. So this is value shop model because कस्टमर के सामने अपनी वैल्यू बिल्ड करना है. जो भी जितना भी सर्विसेज हम दे सकते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज के बाद कस्टमर को जो भी क्वेरीज आती है ये सारी चीजें वो एनालाइज करता है. दिस अप्रोच इज डिजाइंड टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स rather than creating value by producing output from the input of the raw material. Value shop mobilizes resources to solve specific problems. वो क्या करता है? People, knowledge and money. क्या होता है, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है कस्टमर को तो उसको क्या करता है, वो चेंज करके देता है. वहां पे हम मनी यूज करते हैं, नॉलेज और पीपल, ये सबको मोबिलाइज करके वैल्यू शॉप मॉडल आता है. तो ये जब भी वैल्यू शॉप मॉडल आएगा तो ये लिखना, वैल्यू शॉप मोबिलाइज रिसोर्सेज लाइक पीपल, नॉलेज और मनी टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. फिर क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू शॉप मॉडल? क्या है? प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल. प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, सबसे पहले तो प्रॉब्लम फाइंड करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, एग्जीक्यूट करता है, चूजिंग अमंग द सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालता है, फिर उसमें से एक सॉल्यूशन सिलेक्ट करता है ना, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल पार्ट है. तो वैल्यू शॉप जिसके सेकेंडरी एक्टिविटीज है वो सेम ही है जो हमारे वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए था, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर. So these are the same, and this is, I hope this give you very easy and quick review of this first chapter's theory. फर्स्ट चैप्टर में क्या हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंसेस है. वैल्यू चेन एनालिसिस है, वैल्यू चेन एनालिसिस में हमारा इंटरनल एनालिसिस है ना, एक्सटर्नल एनालिसिस है. फिर उसके बाद वैल्यू शॉप मॉडल है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एडवांटेजेस लो कॉस्ट एडवांटेजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर एंड थ्योरी एंड एग्जाम्स में भी आती है. तो फर्स्ट चैप्टर वैल्यू चेन एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट. And I think पूरा ही chapter easy है, important है, तो there is nothing else going on. I hope you like this video, and please guys give me comment for your feedback because this is the what my start is. I love this subject because यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हम डेली बेसिस पे भी एनालाइज कर सकते हैं. तो
Just wanted to try this. Bye.